अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। वेलकम टू द वेडनेसडे लेक्चर। अच्छा, एक लास्ट क्लास में हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि वी हैव वन इंटरनेशनल स्टूडेंट अब्दुल्लाही, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दे रहा था। तो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ठीक है, अभी अब्दुल्लाही ने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो वी कैन बिगिन इन उर्दू, बट वंस अब्दुल्लाही जॉइंस द क्लास प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं इंग्लिश पे स्विच कर जाऊँ, बिकॉज ही इज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट और उर्दू वो नहीं समझता है। मैं पढ़ा चुका हूँ इस बच्चे को पहले। ठीक है, तो एज सून एज अब्दुल्ला ही जॉइंस द क्लास प्लीज़ मुझे प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा। अगर चैट पे मैं नहीं देखूँ तो मुझे आप माइक पे प्रॉम्प्ट कर सकें। ठीक है, क्लास लीडर अगर नहीं है तो आई मेक समवन एल्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो भी देखे व्हेन अब्दुल्ला ही बिकम्स ऑनलाइन प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, हम बेसिकली वही टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स वाला, जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। जस्ट टू गिव यू ब्रीफ रिव्यू कि हमने क्या किया था। ठीक है, जितना हमें कोर्स के लिए ज़रूरत है हम उतना ही कर रहे हैं डिटेल में इसको। ठीक है, आप लोगों के क्विज और असाइनमेंट मैंने अभी चेक नहीं किए। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमने देखा था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक कोर लॉसेस होते हैं और एक कॉपर लॉसेस। ठीक है, सो वी हैव कोर लॉसेस। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। वन इज कॉल्ड द कोर लॉसेस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की दोनों साइड्स के अंदर जो कपलिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल कपलिंग नहीं होती, बट देयर इज अ कपलिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स की कपलिंग की वजह से यू हैव सम लॉसेस। इस कोर के अंदर भी कुछ करंट्स इंड्यूस जाते हैं बिकॉज द रैपिडली चेंजिंग फ्लक्स, क्योंकि रिमेंबर वी एक्साइट वन साइड बाय एसी वोल्टेज, तो ये नॉर्थ ये साउथ, कभी ये साउथ ये नॉर्थ, तो फ्लक्स इसके अंदर तेजी से बदलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होते हैं और यहाँ पे वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इस ईएमएफ के इंड्यूस इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अलावा कुछ थोड़ा बहुत कोर के अंदर भी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कोर के अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एडी करंट्स। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं। बार बार जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होती है पार्टिकल्स की वो भी बार बार चेंज हो रही होती है, उसकी वजह से हिस्टेरिसिस लॉसेस भी आते हैं। ठीक है, तो कोर लॉसेस आर कॉल्ड एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरिसिस और मैग्नेटाइजेशन लॉसेस। तो इन लॉसेस की वजह से हमारी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, और रिमेंबर जब मैंने कहा था कि यहाँ पे हम लोड नहीं अटैच करते हैं सेकेंडरी साइड के ऊपर, तब भी हमारा प्राइमरी में कुछ करंट फ्लो होता है, डेट इज टू मेक अप फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स लॉसेस। ठीक है, द सेकंड टाइप ऑफ लॉसेस आर द कॉपर लॉसेस। और कॉपर लॉसेस हमने डिफाइन किया था कि दीज आर द वाइंडिंग लॉसेस, क्योंकि ये चाहे 99.9% खालिश कॉपर वायर भी हो, तब भी देर आर सम रेजिस्टिव लॉसेस। तो इस ट्रांसफॉर्मर का जो हमने मॉडल देखा था, मॉडल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कि आपकी ट्रांसफॉर्मर के फॉर एग्जांपल प्राइमरी साइड को अगर हम देखें या सेकेंडरी साइड को हम देखें, तो प्राइमरी साइड को अभी हम देखते हैं। प्राइमरी साइड के अंदर आपके पास जो ये कोर लॉसेस हैं, दे आर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मॉडलिंग टू ब्रांचेस इन पैरेलल टू द सोर्स। ठीक है, वन ब्रांच हैज अ रेजिस्टर, और इस रेजिस्टर और इस इंडक्टर को हम आर सी और एक्सएम कहते हैं। इस आर सी के अंदर जो भी लॉसेस होंगे दे विल कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटाइजेशन लॉसेस ऑफ द कोर, क्योंकि जे एक्स एम के अंदर एनर्जी लूज नहीं होती है, इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज बैक इनटू द सर्किट। इसी तरह से जो इसके वाइंडिंग लॉसेस होते हैं, they can be modeled as a resistor in series with a inductor, and we call it as R equivalent and JX equivalent. ठीक है, so we can model these two like this, और यहाँ पे जो है वो आपका सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, जो भी ये इंड्यूस ईएमएफ था विच इज इक्वल टू A टाइम्स Vp। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर अगर इस तरह से इसका आइडियल मॉडल था, ठीक है, तो आइडियल मॉडल में भी हम यही कहते हैं कि हम इसको Vp अप्लाई करते हैं। दिस इज द Vp विच इज अप्लाइड, और सेकेंडरी साइड में A टाइम्स Vp विच इज इक्वल टू Vs
वो आपको मिल रहा होता है। और अगर इसका टर्न्स रेशियो NP/NS जो है ये बराबर है A के। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी जो VS है इट विल बी इक्वल टू A टाइम्स VP और इस तरह से। लेकिन आपका जो ये मॉडल है इसके अंदर हमने सेकेंडरी साइड की तमाम इम्पीडेंसेस को जो है वो हमने प्राइमरी साइड के ऊपर दिखा दिया। तो इट इज़ अ कनेक्टेड सर्किट। यहाँ पे हम लोड दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ठीक है जनाब, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड बाय मेकिंग द रियल सर्किट। ठीक है, दिस वाज द आइडियल। ठीक है, आइडियल के अंदर बस हमने कहा यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे लोड पे चली गई, देयर इज नो लॉसेज इन द कोर, देयर आर नो लॉसेज इन द वाइंडिंग्स। ठीक है, लेकिन अब हमने जब रियल मॉडल का, तो हमने कहा कोर के लॉसेज दिखाने के लिए इन द रियल मॉडल ऑफ द ट्रांसफार्मर वी मेक टू ब्रांचेस इन पैरेलल, RC। ठीक है, C यहाँ पे कोर की रेजिस्टेंस को सिग्निफाई करने के लिए जो एडी करंट से उसका क्या लॉसेज होंगे, एंड JXM is to signify the magnetization equivalent inductor. ठीक है, तो we have a RC in parallel with JXM to signify the core losses, and we have one resistor in series with a inductance to show the copper losses. ठीक है, तो अब इनको मेजर करने के लिए ऑब्वियसली हमारे लिए जरूरी है कि वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मॉडल कि हम ये RC और JXM कैसे कैलकुलेट करें और R इक्विवेलेंट और JX इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करें। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हम अब एग्जाम्पल 2.2 में इसको साथ एक साथ सॉल्व भी करते हुए देखते जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, किताब का मैं पेज आपको रेलेवेंट दिखा देता हूँ। न्यू शेयर। ठीक है, अगर ये बुक आप लोगों के पास है तो प्लीज ओपन द बुक टू दिस पेज। ठीक है, वी आर डूइंग दिस, हम इसका टेक्स्ट थ्योरी भी साथ साथ करते जाएंगे, एंड वी आर आल्सो डूइंग दिस एग्जाम्पल 2.2। तो इस एग्जाम्पल 2.2 से पहले थोड़ा सा हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से हम ये फाइंड करते हैं, देन वी विल कम बैक हियर अगेन। ओके, सो टू मेजर द कोर लॉसेस हम क्या करते हैं, वी कंडक्ट अ टेस्ट which is called open circuit test. Okay, this is used to measure the core losses. Okay, and the other thing is we conduct this test when the no load is attached, इसीलिए इसको open circuit test कहते हैं। There is no load, ठीक है, and it is always conducted on the low voltage side। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मर है तो वही ट्रांसफॉर्मर आपको पता है कि वो स्टेप अप में भी यूज हो सकता है और स्टेप डाउन में भी यूज हो सकता है। तो हम इसको लो वोल्टेज साइड पे जब करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू टेक द वाइंडिंग विद लेस नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इस तरह से इसको दिखा देते हैं। और यहाँ पे हम जो है इसको एक ओपन सर्किट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ओपन सर्किट इसलिए कि लोड हमने नहीं अटैच किया हुआ इसमें, और लोड किस साइड पे नहीं अटैच किया हुआ है, हाई वोल्टेज साइड। सो दिस इज द हाई वोल्टेज साइड, this is the low voltage side. We conduct the open circuit test on the low voltage side. So we apply some voltage जिसको VOC कह रहे हैं हम, and we apply, there is some current drawn in the circuit little bit to make up for the magnetization and the magnetization losses, जिसकी वजह से कुछ एक IOC आपके पास है। Then we also attach a watt meter। ठीक है, जो watt meter है it is basically measuring the real wattage of the circuit। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो ये वॉट मीटर और ओपन सर्किट वोल्टेज और ओपन सर्किट करंट की रीडिंग्स हैं, दे विल हेल्प मी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कोर रेजिस्टेंस एंड द कोर मैग्नेटाइजेशन इंडक्टर JXM। ठीक है, हाउ वी कैन मेजर इट। ठीक है, सिंस दीज टू थिंग्स आर इन पैरेलल वी नो दैट फॉर पैरेलल वी कैन राइट दिस लाइक दिस 1/Z। ठीक है, इज इक्वल टू 1/RC plus 1/JXM। ठीक है, in the parallel combination we can find the equivalent impedance
We can find the equivalent impedance by taking the reciprocal of these two and adding them up, just like for a resistor. Okay. And the reason why we use this logic is we want to find RC separately and we want to find JXM separately. What we do is this thing is equal to the admittance of this branch, Y equivalent. Sorry, we call this as YE in the book. We call this YE in the book. Okay, so let's use the same terminology. Okay, E is for the excitation branch. Okay, so now I know that inverse of the impedance is the admittance of the excitation branch, and this thing is equal to the parallel combination of these two. So now I can find the magnitude of the excitation branch by taking the reciprocal current over voltage instead of voltage over current, because this is the admittance. Okay, this is not the impedance, this is the admittance of this branch. 1 over ZE is equal to this. So the magnitude of YE will be equal to IOC over VOC, and the angle of YE will be equal to the minus of the angle of the impedance, which is minus cos inverse of real power over apparent power. So the real power is given by the wattmeter. This wattmeter gives me the real power, and the apparent power is the product of VOC multiplied by IOC. Okay, so I can find the magnitude of YE and I can find the angle of YE, and then I can back substitute to find RC. So I will just write RC. What we will do is basically we are just going to write this magnitude and this angle, convert it into its rectangular equivalent, and the real part of the rectangular equivalent will be the reciprocal of the 4 equivalent resistance, and the imaginary part will be equal to this magnetization inductance. So when we are going to solve the problem, we are going to see this. Once we are equipped with YE, so we can just convert it into the rectangular form. The real part will be equal to 1 over RC, and the imaginary or the reactance part will be equal to 1 over JXM. Is everyone clear about this? So for the magnetization losses, we have to measure two equivalent resistances and inductances that are connected in parallel. And in order to find that, we make use of the readings of the voltmeter and the ammeter and the wattmeter. And we conduct this test when the high voltage side is open. We connect no load on the high voltage side, and we attach our equipments on the low voltage side. So this test is always conducted on the low voltage side. So now let's look at the short circuit test. इसमें किसी का कोई सवाल? Any questions about this? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता ही है ना. If you have two resistances in parallel, तो equivalent resistance ऐसे ही find किया थी 1 over R1 plus 1 over R2. 1 over R2, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो एडमिटेंस के बराबर होता है. सॉरी, अगर ये 1 ओवर इम्पीडेंस होता है तो एडमिटेंस के बराबर होता है, और 1 ओवर रेजिस्टेंस जो है कंडक्टेंस के बराबर होता है. ठीक है, सो वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला हियर. For parallel combination, we can find the equivalent impedance using this, and the inverse of the impedance is equal to the admittance. So we find the admittance. Admittance is the inverse of the impedance. The impedance is calculated by V over I. Since this is the admittance, it will be I over V. Similarly, the angle of the admittance will be minus the angle of the impedance, and the angle of the impedance is minus cos inverse of the power factor. Okay, and the power factor is cos inverse of real power over apparent power, where apparent power is the product of the voltage into current. We have already done this in the ENA course. अच्छा, ये उस्मान अली की तरफ से क्वेश्चन आए, सर एलवी साइड पे क्या 220 वोल्ट देंगे टेस्टिंग के लिए. ठीक है उस्मान, आपके सवाल का जवाब जब हम वो सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे तब बताएंगे. ठीक है, ठीक है. अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, वी कैन गिव द रेटेड वोल्टेज. ठीक है, तो जो भी लो वोल्टेज साइड का उस्मान का जैसे सवाल था, लो वोल्टेज साइड पे ये टेस्ट कर रहे हैं, तो लो वोल्टेज साइड पे जो भी ट्रांसफॉर्मर का रेटेड वोल्टेज है वो दे सकते हैं. ठीक है, अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जाने जा रहे हैं. ठीक है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज
another test, और that test is used to find the copper losses. ठीक है, कॉपर के लिए कॉपर का सिंबल Cu ले लिया. ठीक है, it is used to find the copper losses. It is done on the high voltage side. ठीक है, वो वाला low voltage side पे किया था. ठीक है, this test is conducted on the high voltage side. ठीक है, जिस साइड पे आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो साइड को कहते हैं जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स अटैच करते हैं. ठीक है, लो वोल्टेज साइड जाहिर बात है उसको आप शॉर्ट कर देंगे, इसका नाम इसीलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट है. ठीक है, लो वोल्टेज साइड इज शॉर्टेड आउट एंड वेरी लेस देन रेटेड वोल्टेज इज गिवन, क्योंकि आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इतना हाई शॉर्ट सर्किट करंट ही पास करना चाहते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर डिस्ट्रॉय करना है. तो वेरी लेस देन रेटेड वोल्टेज. ठीक है, किस साइड पे आप कर रहे हैं, यानी कि हाई वोल्टेज साइड पे कर रहे हैं, तो वेरी लेस देन द रेटेड वोल्टेज फॉर द हाई वोल्टेज साइड. ठीक है, तो कॉपर लॉसेस को हम जो वो करते हैं सिग्निफाई, इट इज सिग्निफाइड एज अ रेजिस्टर इन सीरीज विद अ इंडक्टर, और इसको हम आर इक्विवेलेंट और जे एक्स इक्विवेलेंट कहते हैं. ठीक है, क्योंकि जब हम ये टेस्ट करते हैं तो बेसिकली हमें प्राइमरी और सेकेंडरी, एक तो प्राइमरी साइड में रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस है और एक सेकेंडरी साइड में भी रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस है. तो हमें अलग अलग उनकी नहीं पता चलती, हमें टोटल की पता चल जाती है, टोटल ट्रांसफॉर्मर की. ठीक है, तो इसमें प्राइमरी साइड की भी शामिल होती है और सेकेंडरी साइड की भी शामिल होती है. ठीक है, तो बेसिकली जब हम इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं तो हम इसको हाई वोल्टेज साइड पे करते हैं, तो ड्रॉ ट्रांसफॉर्मर जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न जो है वो हाई वोल्टेज साइड है. यहाँ पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं. तो दिस वोल्ट मीटर विल बी मेजरिंग द short circuit voltage, an ammeter will be measuring the short circuit current, and a wattmeter will be measuring the wattage. और लो वोल्टेज साइड को क्या कर देंगे हम, शॉर्ट कर. ठीक है, और यहाँ पे वेरी लेस वोल्टेज देंगे. ठीक है, वेरी लेस वोल्टेज इसलिए देंगे ताकि यहाँ पे वेरी लेस करंट आए और ट्रांसफार्मर डिस्ट्रॉय ना हो जाए. ठीक है, तो रेटेड वोल्टेज से बहुत कम वोल्टेज पे इसको ऑपरेट करेंगे. और इसके नतीजे में बेसिकली जो रीडिंग्स आएंगी, दे विल बी फाइंडिंग द कॉपर लॉसेस which are basically a resistor in series with the inductor, जिसको हम R equivalent और JX equivalent का नाम दे रहे हैं. अब इस R equivalent के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी की इक्विवेलेंट शामिल है, और इस JX equivalent में प्राइमरी और सेकेंडरी की इंडक्टेंस शामिल है. ठीक है, तो हम अलग अलग नहीं निकाल पाते, दे आर फाउंड. आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, बाकी बच्चों को आ रही है. Okay, now Abdullahi has also joined us, so we will switch more towards the English side, so Abdullahi can understand us. So we basically try to find the copper losses by doing this test on the high voltage side of the transformer. So more number of turns is the side which is the high voltage side, because we know that the ratio of the turns NP over NS is equal to Vp over Vs. So if we consider Np as the primary side and it has more number of turns, so we are going to conduct the test on the primary side, or if the transformer had more turns on the secondary side, then we conduct it on the secondary side. It has to be side with the more number of turns. Okay, so again we can find the impedance, and the magnitude of impedance is V short circuit over I short circuit. This is common knowledge. And the angle of the ZA impedance will again be the cos inverse of real power, which is found from the wattmeter, okay, divided by the apparent power, which is the product of VSC multiplied by IS. So when we find both of these, we can convert them into rectangular. When we find the magnitude and the angle of the Z equivalent, we convert it into the rectangular. The real part will be equal to the R equivalent, and the imaginary part will be equal to JX equivalent. So once we figure out RC, JXM, and R equivalent and JX equivalent, so we can use the real model of the transformer, and we can find the losses in the different components, and the losses
in the copper will be due to the heating losses in Ra equivalent, and the losses in the core are going to be the losses in the RC. And we know that the inductor do not result in any. Please mics अपने off कर दें. जो बच्चे mics use नहीं करें, please turn off your mics. Okay, so now we look at the example, and these things will become more and more clear to us. Sorry, आपकी आवाज नहीं आ रही है. जो कोई भी है, please mute your mic. अभी वो कुछ माधुरी नहीं है करते. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. सॉरी, माइक आपका सही काम नहीं कर रहा. Maybe you can write it on the chat window, or you can ask me on the WhatsApp group after the class. ठीक है. So now we are going to do one problem, and after the problem we shall be more clear about how we can find the real model of the transformer. ठीक है. So just bear with me a little while. Once we do the numerical, हमें clear हो जाएगा how we are going to find the real model of the transformer. So let's rub this. Okay, now let's open the book. Okay, this problem. Okay, please make a note of this problem quickly. We have a transformer, and the rating of the transformer is 20 kVA, and it has 8000 by 240 volts. Ratio of the voltages on the primary side and the secondary side. So we apply 8000 rated voltage on the primary side and 240 rated voltage from the secondary side. So probably we use it as a step down transformer. The open circuit test was performed on the secondary side. Now remember that the open circuit test is always performed on the low voltage side. So the guy is right. The low voltage side is the secondary side, which has less voltage. So it is good. We perform the open circuit test on the secondary side, and we perform the short circuit test on the primary side, which is the high voltage side, and we perform the short circuit test on the high voltage side. So this is also right. And the following data were taken. The following data for the open circuit test done on the secondary side is that the open circuit voltage was kept 240 volts, which is equal to the rated voltage. The open circuit current was 7.133 ampere, and this should have been POC, power recorded by the wattmeter in the open circuit test was 400 watts. And on the short circuit test, which was done on the high voltage side, which is the primary side. स्क्रीन पे कुछ सर नजर नहीं आ रहा सर, व्हाइट बोर्ड हुआ है. अच्छा, sorry. Sorry. Now can you see it? स्क्रीन सर व्हाइट हो रही है. अब नजर आ रही है किताब सबको? ये सर अभी आ रहा है. ठीक है. So we have this transformer. Let me repeat it again. We have a 20 kVA transformer. 8000 by 240 volts is the turns ratio. So the same ratio is for the voltages. So 8000 volt is the rated voltage for the primary side, and 240 volts is the rated voltage for the secondary side. The open circuit test was performed on the secondary side of the transformer, and this is true that the open circuit test must be performed on the low voltage side, and in this case the low voltage side is indeed the secondary side. And the short circuit test was performed on the primary side, which is the high voltage side, 8000 volts, and this is right. We perform the short circuit test always on the high voltage side. And the following data was taken. Open circuit test on secondary. So open circuit test was conducted on this side of the transformer, which less number of turns, and the open circuit voltage was 240 volts, which is equal to the rated voltage on the secondary side. Open circuit current was 7.13 ampere, and the POC, this is wrong, it should not be VOC, POC, power of the open circuit test recorded by the wattmeter was 400 watts. So this is right. Short circuit test is always done on the high voltage side, which is the primary side. So this is right, we conduct on the primary side, but we give it a very, very low than the rated voltage. So we are not going to go anywhere near 8000 volts. We are giving it very less, which is 489 volts. And 489 volts compared to 8000 volts is very, very low. It is about 5% of this value. If this had been 4000, then this would have been a tenth of that value, but this is 8000. So this is very, very low. This is about a 20th of this value.
I think so, 20th. Yes, it's about a 20th of this value, which is only 5% of this value. So we always give very low voltage in the short circuit test than the rated voltage, because we don't want to have a very high short circuit current to damage the transformer. And we can see the short circuit current is very less, 2.5 ampere, which is not enough to damage the transformer, and the short circuit test power was 240 volts. So let's plug in this data and try to solve for the RC and JXM values, and for the R equivalent and JX equivalent values. So let's do it on here so that we can also see the question on the same time as well as the working. So let's write over here. Let's pick a pen. We have a pen in blue ink. Okay. So we know that in the short circuit test, the magnitude of so basically we are trying to find these two parameters for the excitation branch, which has RC in parallel with an inductor called JXM, and we are trying to find the values for RC and JXM. And the way we go about is we find the admittance of the excitation branch, and the admittance of the excitation branch, as we saw in the last working, is the magnitude is reciprocal of the impedance. So this is equal to IOC over VOC, where IOC is the open circuit current and VOC is the open circuit voltage. So this will be equal to 7.13 divided by 240. Okay, quickly find the value. क्या value है इसकी? Write on the chat window. Quickly write the value on the chat window. What is the magnitude of the admittance of the excitation branch? So the value is equal to, has someone done it? So the answer is 0.0297 is correct. Amir Noor, you have question? Please ask your question. जी आमिर नूर सवाल पूछ रहे हैं आप अपना. You have raised your hand. ठीक है. And the angle of YE is equal to the negative of the angle of the impedance. So it will be minus cos inverse of the power factor. ठीक है आमिर नूर, your answer is correct. It is minus cos inverse of the real power, which is 400 watt, because power factor is real power over apparent power into 240 into 7.13. So it is minus inverse of the power factor. And why we took the minus sign? Because this is not the impedance. This angle is for the impedance. So just like here where impedance was VOC over IOC, but we have to take the reciprocal of this. Here also we have to take the negative of the angle of the impedance. It is minus because we are calculating for admittance. How much is this angle? Quickly tell me. Never forget this minus sign. In the open circuit test, you take the reciprocal of impedance and you take the minus sign of the angle of impedance, because you are doing the things for admittance. Why you are doing the things for admittance? Because we know that in admittance, the two things are combined in as a sum. So it makes us easy for us. Okay, quickly tell me the value of this angle. What is the angle of YE? Has someone written on the chat window? Minus 76.48 is correct. Minus 76.48 is the admittance. So now we will make use of this value and this value to calculate RC and to calculate JXM. And please note, I can also write this like this. Instead of plus sign, I can write this with a minus sign. By multiplying top and bottom by J, this J vanishes, because J square is minus 1. So I can also write this as 1 over RC minus J over XM. If I multiply top and bottom by J, so we have a J in the numerator, and the minus J square of the denominator will turn into minus sign, which will
convert this plus to a minus sign. So now equipped with these two values, okay, let me rub this. Okay, so now I know the value of the impedance 0.0297. Sorry, the admittance minus 76.8, and I know this is equal to 1 over RC minus J over XM. So now it is very straightforward. Just convert it into rectangular in your calculator. What answer you get? Quickly convert it into rectangular. Please write on the chat window, and the real part will be equal to 1 over RC, the inverse of the core equivalent resistance, and the imaginary part will be equal to the reciprocal of this inductance. So this is 6.94 milli is correct. Anam Shafiq as always. 6.94 into 10 minus 3 minus 0.02887J. Okay, so now set this thing equivalent to this thing and solve for RC, and set this thing equivalent to 1 over XM and give me the answer of the excitation branch resistance and the excitation branch inductance quickly. Okay, you just have to compare the this thing with the real part, which is 1 over RC, and this thing with the imaginary part, which is minus J over XM. Give me the values of RC and JXM, how much you are getting. Quickly write on the chat window. RC is, write the answer for RC and JXM, please. Okay, so RC is 143 ohm and JXM is equal to 34. Okay, Anam has given both. JXM is 34.72. Okay, Anam, there is a mistake in technical mistake. You should not write JXM is equal to 34.7. JXM is equal to J34.7. So the J should not be missed on both sides. Either it should come on both sides or it shouldn't come. Only XM is 34.7. JXM is equal to J into 34.7. Okay, so now we come to the open circuit or short circuit test. So let's rub this gadget. So we have find the parameters of the excitation branch, which are causing the losses in the core of the transformer. Now we want to find the winding losses of the transformer, and the winding losses of the transformer are calculated using the short circuit test. And we do not find the separate values for the primary and secondary windings. We find them lumped together as R equivalent and JX equivalent. Let's go to the short circuit test. In the short circuit test, we apply much less than the rated voltage to the primary side or the high voltage side. So now we are attaching all of this equipment on the primary side, this side, and the short circuit is being done on the secondary side, which is the low voltage side, because this test is conducted on the high voltage side. So again, what we want to do is, this time we are going to conduct the test on the high voltage side, and the low voltage side is shorted, and we attach the voltmeter for the reading of short circuit voltage, short circuit current, and the wattmeter to measure the real power of this test, and those readings are over here. Let's get to it. And the equivalent
copper model is, for the copper losses, we have a resistor in series with a inductor. So we have R equivalent in series with JX equivalent. Now, since the two things are in series instead of parallel, the equivalent impedance just adds them up, R equivalent plus JX equivalent. So now we don't have to work with the admittance. We can keep on working with the impedance, and the magnitude of the Z equivalent is VSC divided by ISC, which in this case is 489 divided by 2.5. Quickly give me the value for this. And similarly, the angle for Z equivalent can be found by, and this time there is no minus sign because it is not the impedance. We are working directly with the, we are not working with the admittance. We are directly working with the impedance. No minus sign here. And it is my cos inverse of real power over apparent power. Real power is 240 and apparent power is 489 into 2.5. Okay, so please make use of these two data and quickly give me the Z equivalent magnitude and Z equivalent angle. So Z equivalent magnitude is 195.6 is correct, and the angle should be equal to 78.67 is correct. So the angle is 78.67. So I know the Z equivalent now. I can just plug in, compare the real value with this value to find R equivalent, and compare the reactance value with this value to find the value of JX equivalent, just like the previous thing. So the short circuit test is even more simpler. So as we are not working with the admittances, we are directly working with the impedance. So let's rub this and find the values of R equivalent and JX equivalent. Then we are going to make the equivalent model of the transformer. Okay, so this class will end in 2 minutes. So we are going to resume from the same place in another 3-4 minutes after I save the recording for you. Okay, so for the finding the parameters R equivalent and JX equivalent, we just write the value for the impedance, which is 195.6, angle was 78.67, and this thing is equal to R equivalent plus JX equivalent. Just convert this into rectangular and give me the value of R equivalent and JX equivalent quickly. What is R equivalent equal to? R equivalent is 38.42 is correct, and JX equivalent is equal to 191.78 J. So now we are equipped. We have found the parameters for the core losses, which was a resistance in parallel with a inductor, and we have also find the parameters for resulting in the copper losses, and we find for the both windings over here. So this is not for the primary winding or the secondary winding. We find for the all the transformers. So this includes the primary side copper losses and secondary side copper losses. And the equivalent model parameters are 38.42 resistance and 191.78 J is the impedance. So this class will be over in any time now. So we are going to continue from this place when I resume after another 3-4 minutes. So please join after 3-4 minutes till the recording is saved. Okay. If there is any question about this, please ask now. If there is any question about this up till here for the open circuit test and the short circuit, and please note this voltage is much less than the rated voltage. It is to be done on the high voltage side, which in this case is primary side. We are not giving it 8000 volt, but a 20th